वालेकुम। लीजिए पेश खिदमत है मुहिउद्दीन नवाब साहब का नावल मुक़द्दर। दिलचस्प मोड़ पर चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है ये। पाशा जानी की शादी और आईनी की शादी में रुकावटें बन रही हैं। लीजिए आगे बढ़ा रहा हूँ कहानी को और समाप्त फरमाइए, एंजॉय कीजिए। लीजिए शुरू कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। तुम बकवास कर रहे हो। तुम्हारा ख्याल है कि मैंने इसे अगवा करवाया है या हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। तुम्हारे ऐसा कहने से मैं मुजरिम नहीं कहलाऊंगी। देखो, मैं तुमसे बहस नहीं करूँगा, मुझसे समझौता करो। मैं हर कीमत पर पाशा की वापसी चाहता हूँ। तुम यकीन करो या ना करो, पाशा में अब ना मेरी कोई दिलचस्पी है ना ही मैंने इसे अगवा करवाया है। तुम्हें इस बात से बहुत गहरी दिलचस्पी है। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी सौतेली बेटी आईनी का घर आबाद हो। आज ही तुम्हारी आदमियों ने पाशा पर गोलियां चलाई थी और तुम्हारी हिदायत के मुताबिक इससे कहा था कि पुलिस वाले इस पर हमला कर रहे हैं। अगर इसको खुदा न खास्ता कुछ हो जाएगा तो पुलिस वालों पर और ख़ास तौर पर मुझ पर शुबा किया जाएगा। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरे आदमियों ने पाशा पर गोलियां नहीं चलाई थी। तुम इस हकीकत से भी इनकार करोगी कि तुम अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे आदमियों ने हशमत पर भी गोलियां चलाई थी। वो दहशत के मारे अपने घर में छुपा हुआ है। तुम मुझ पर ऐसे 10 तरह के इल्ज़ामात आयद कर सकते हो, मुझ पर कोई असर नहीं होगा और ना ही मेरा कुछ बिगाड़ सकोगे। तुम जो खेल खेल रही हो इसे मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। हाँ हो, ऐसी हरकतें तुमसे ये साबित करना चाहती हूँ कि मैं कोई जुनूनी ऑफिसर हूँ। अदालत के फैसलों के ख़िलाफ़ मुजरिमों को सज़ा देता हूँ। तुम्हारे बेटे को ऊपर वालों के हुक्म से रिहा किया गया था, फिर बाद में वो मारा गया। तुम मुझे इसकी मौत का ज़िम्मेदार ठहराओगी। तुमने हशमत को ज़मानत पर रहा करवाया है। तुम चाहती हो कि मैं जुनून में मुब्तला होकर इसे भी मार डालूँ। अगर मैं ऐसा ना करूँ तो तुम इसे मार डालो, इसकी मौत का इल्ज़ाम मुझ पर आयद करो। इसने खैखा लगाया, फिर कहा, तुम इस वक्त अंगारों पर लौट रहे हो, चीख रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, सो फार। इसने राब्ता ख़त्म कर दिया। जीशान ने अपने फ़ोन को देखा। इसका पुरएतमाद खैखा बता रहा था कि वो जो भी मंसूबा बना चुकी है इस पर अमल ज़रूर करेगी। सैयद तुराब अली और इसकी बेगम दोनों ही वहाँ मौजूद थे, परेशान होकर जीशान की बातें सुन रहे थे। बेगम ने घबरा कर पूछा, जीशान, ये तुम क्या कह रहे थे? क्या दुर्दना ने मेरे बेटे को इसीलिए ज़मानत पर रहा करवाया है? क्या वो मेरे बेटे की जान लेना चाहती है? जी हाँ, आप नहीं जानती कि वो कितनी मक्कार औरत है। आपको इतना तो समझ लेना चाहिए कि वो आपकी कोई सगी रिश्तेदार नहीं है। इसने कभी आपसे हमदर्दी नहीं की, फिर अचानक इतनी हमदर्दी और मोहब्बत करने वाली कैसे बन गई? आपके बेटे को इसने ज़मानत पर रहा करवाया, आपने इसे ये बात छुपाई। तुराब अली शाह बोला, बेटे, दुर्दाना के ख़ास आदमी ने हमें सख्ती से मना किया था कि हम हशमत की ज़मानत की बात किसी को ना बताएं, ख़ास तौर पर दुर्दाना का जिक्र ना करें कि हशमत की ज़मानत इसने करवाई है। वो हम सब को आपस में लड़ा रही है। इसकी वजह ही आईनी और उरूज मुझसे बदजन हो गई और मुझसे भी एक गलती हो गई कि मैंने पाशा के ख़िलाफ़ दुर्दाना के कहने पर भरोसा किया, जिसके नतीजे में आज मेरी बहन की शादी रुक गई है। तुराब अली बोला, अब इसकी चालबाजी अच्छी तरह समझ में आ रही है। इधर इसने आईनी की शादी रोक दी है और पाशा को कहीं छुपने पर मजबूर कर रही है और इधर हमारे बेटे पर फायरिंग करवा रही है। अब मैं इस औरत को अपने घर में घुसने नहीं दूंगा। एक मुलाजिम ने आकर जीशान से कहा, पुलिस वाले हशमत साहब को ले आए हैं, इन्हें अंदर भेज दो। थोड़ी देर बाद हशमत सर झुकाए जीशान के मातहत के साथ अंदर दाखिल हुआ। बेगम तुराब इसे देखकर तेज़ी से चलती हुई आकर इससे लिपट गई। इसके चेहरे को दोनों हाथों से टटोलते हुए बोली, बेटे, ये क्या हो रहा है? दुश्मन तुम पर गोलियां चला रहे थे, तुम ठीक तो हो ना? खुदा का शुक्र है मैंने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए थे, वरना शायद वो अंदर घुस आते। फिर इसने जीशान को देखते हुए कहा, मैं समझ रहा था कि जीशान भाई मुझसे दुश्मनी कर रहे हैं और इनके हुक्म से पुलिस मुझ पर फायरिंग कर रही है, लेकिन ये पुलिस वाले तो मुझे आपके और डैडी के पास ले आए
तराब अली ने कहा, हम सब ही जलील औरत के करीब आ गए, लेकिन अब हमारी आंखें खुल जानी चाहिए। और जहाँ तक फरेब खाने का ताल्लुक़ है तो ज़ीशान मियाँ भी इससे धोखा खा चुके हैं। लेकिन जो सबसे शर्मनाक बात वो ये कि तुमने ऐनी से बदतरीन दुश्मनी की है। तुम इसे अंधी कर देना चाहते थे। ये मालूम होने के बाद मैं अंदर ही अंदर मर रहा हूँ। उरूज बोली, ये भाई नहीं खस्साई है, इसके दिमाग में खन्नास भरा हुआ है। ये मेरी ऐनी के ख़िलाफ़ जितनी हरकतें कर चुका है, इसके बाद मैं इसे ज़िंदगी भर कभी नहीं कहूँगी। हशमत ने परेशान होकर ज़ीशान को देखा, फिर कहा, मेरी बहन की नफ़रत बजा है, लेकिन ज़ीशान भाई, आपने वायदा किया था कि मैं सच बोलूँगा और ऐनी से होने वाली दुश्मनी से आपको आगाह करूँगा, तो आप मुझे माफ़ कर देंगे। ज़ीशान ने हाँ के अंदाज़ में सर हिलाकर कहा, बेशक तुमने ऐनी से दुश्मनी की, लेकिन ऐन वक्त पर इसे अपनी दुश्मनी से महफूज रखा, इसे अंधी होने से बचा लिया, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। बेगम तुराब ने बेटे से कहा, देखो इंसान ऐसे होते हैं, तुम्हारी बदतरीन दुश्मनी को भी माफ़ कर रहे हैं, तुम्हें तो इनके कदमों में गिर जाना चाहिए। ज़ीशान बोला, मैं नहीं चाहूँगा कि ये मेरे कदमों में गिरे, लेकिन इसे तहरीरी बयान देना होगा कि इसने अब तक ऐनी से कैसे कैसे दुश्मनी की है। इसकी इस दुश्मनी के मंसूबे इसकी होने वाली बीवी लेडी डॉक्टर आरजू भी शरीक रही है। अगर यह बयान देता है तो मैं भी माफ़ करूँगा और ऐनी से भी कहूँगा कि इसे माफ़ कर दे। तराब अली बोला, दानिशमंदी तो यही है हशमत, तुम यहाँ बैठकर तहरीरी बयान दो। हमारी आपस की दुश्मनी और नफ़रत को ख़त्म होना चाहिए। हम मोहतत रहेंगे, वरना हम मोहतत रहेंगे तो दुर्दाना अपनी शरपसंदी से हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ज़ीशान ने लेडी डॉक्टर आरजू को देखकर कहा, सिर्फ हशमत ही नहीं, डॉक्टर आरजू भी अपना बयान लिखाएंगी और जो मैं कहूँगा वही लिखेंगे। आरजू और हशमत ने एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखा। फिर हशमत बोली, आरजू, हमें ज़ीशान भाई पर भरोसा करना चाहिए, ये हमारी बहुत बड़ी गलती को माफ़ कर रहे हैं। फिर ये कि हम इनके साए में रहकर ही दुर्दाना जैसी शरपसंद औरत से महफूज रह सकेंगे। दोनों तहरीरी बयान देने पर राज़ी हो गए। कागज़ और क़लम मंगवाए गए। आरजू और हशमत एक सोफ़े पर बैठ गए। ज़ीशान इनसे अपने तौर पर बयान लिखवाने लगा। इनसे ज़रा फासले पर ऐनी उरूज भी बैठी हुई थी। दोनों का दिल डूब रहा था और दोनों ही पाशा के बारे में सोच रही थी कि आखिर वो कहाँ गुम हो गया। इन दोनों को पाशा पर भरोसा था। वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि पाशा इन्हें धोखा देगा, छुप कर रहेगा या इन्हें छोड़कर कहीं चला जाएगा या दुश्मन से घबराकर इनके मंसूबों से बाज आ जाएगा। ऐनी ने परेशान होकर उरूज को देखा, फिर आहिस्ता से पूछा, वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा? वो एक गहरी सांस लेकर बोली, वो तन्हा रहकर भी अच्छी भली ज़िंदगी गुजार रहा था। हमारा प्यार इसके लिए अज़ाब बन गया है। मेरी दौलत तुझे बदनसीब बना रही है और मुझसे मोहब्बत करने वालों को मुझसे दूर कर रही है। अगर यही शादी आज तुझसे होती तो अब तक निकाह पढ़वा जा चुका होता। कोई दुश्मनी नहीं करता हमारी दुनिया में, ना गरीब को सुकून और ना ही अमीर को। किसी गरीब लड़की से इसलिए दुश्मनी और ज़्यादती की जाती है कि वो कमज़ोर होती है, और किसी अमीर ज़ादी से इसकी दौलत छीन लेने के लिए खातर चालें चली जाती हैं। ऐनी रोते हुए उरूज के गले लग गई। पाशा सिर्फ ऐनी का ही नहीं, उरूज का भी महबूब था। पहले मोहब्बत उरूज से ही हुई थी। वो बहुत मोहतात रहती थी, मुकम्मल मोहब्बत का इज़हार नहीं करती थी। इज़हार करने या ना करने से क्या होता है। वो शख्स इसके अंदर आसन जमा कर बैठ गया था। अब इसके दिल में कोई दूसरा आकर बैठने वाला नहीं था। इसे भी ऐनी की तरह रोना चाहिए था, मगर वो ख़ुद को समझा रही थी, सब्र कर रही थी। वो जानती थी कि अगर वो रोई तो ऐनी और ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगेगी। इसने ऐनी को दोनों बाहों में खींच लिया। इन लम्हात में वो पाशा के प्यार को सिमट रही थी। किचन, ड्राइंग रूम और दूसरे कमरों में मेहमान, मर्द और ख़वातीन खाने में मसरूफ़ थे। फलक नाज और बेगम आफ्ताब मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। मुलाजिम हर जगह खाने पीने की अशिया पहुंचा रहे थे और दोनों मेहमानों से बात करती जा रही थी। गुफ्तगू का मौजू ऐनी की शादी ही थी। सभी रिश्तेदार ख़वातीन कह रही थी, ये शादी अब नहीं हो सकेगी। जिन रिश्तेदारों के यहाँ जवान बेटे थे और नागवारी से कह रहे थे कि क्या ऐनी को अपने ख़ानदान के जवान मर्द नज़र नहीं आए कि अगर हमारे लड़कों में कोई ऐब था तो वो बताती। एक तो इसे
नज़र नहीं आता। ऊपर से लड़का देखकर पसंद किया था जो शादी से पहले ही भाग गया। एक बुजुर्ग खातून बोली, है फलकना, तुम भी तो अपने बेटे अदनान के लिए आस लगाए बैठी थी, क्या तुमने ऐनी को नहीं समझाया? फलकनाज ने कहा, मुझसे ज़्यादा भाभी जान आस लगाए बैठी थी, इसे अपनी बहू बनाना चाहती थी। बेगम आफ्ताब ने कहा, झूठ झूठ तो ना बोलो, मुझसे ज़्यादा तुम इसे बहू बनाने के चक्कर में थी। नाज बोली, भाईजान आपको तो याद नहीं रहता, मैंने साफ साफ कह दिया था कि आपका बाबर मेरे अदनान से 4 बरस बड़ा है, पहले इसकी शादी होनी चाहिए, इसलिए ऐनी को आप ही अपनी बहू बना लें। देखो नाज, इतनी सफाई से तो झूठ ना बोलो, ऐनी अब हाथ से निकलती जा रही है तो कैसे मुकर रही हो जैसे इससे तुम्हें कभी कोई लगाव नहीं रहा। तुम तो साये की तरह इसके पीछे लगी रहती थी। आप 10 बातें बना ले, मेरी तो एक ही बात है कि मुझे ऐनी से कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही। मेरे अदनान के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है, मैं तो अपनी आसरा की फ़िक्र में थी। अब जब से मुक़द्दर हयात आया है तब से इसने मेरे सर का बोझ ही उतार दिया। साफ तौर पर कह चुका है कि शादी करेगा तो मेरी बेटी आसरा से। इस बात पर बेगम आफ्ताब हंसने लगी। एक खातून ने पूछा, आप हंस क्यों रही है? बेगम आफ्ताब ने नाज की तरफ देखकर कहा, मेरी नंदन साहिबा बहुत ऊंची उड़ान उड़ती हैं, लेकिन इनके पास ऊंची उड़ान उड़ने के लिए पर नहीं होते। इन्हें तो खबर ही नहीं है कि मुक़द्दर हयात मेरी निम्रा को पसंद कर चुका है। पता है इसने मुझसे क्या कहा था? कई ख़वातीन इसे सौलिया नज़रों से देखने लगी। वो बड़े फ़ख्र से बोली, इसने फ़ोन पर मेरी आवाज़ सुनते ही कहा, चच्ची जान आपकी आवाज़ तो बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी है। मेरा दिल तो इतना बड़ा हो गया कि मैंने कहा, बेटे तुम मुझे मम्मी ही कहा करो। फिर पता है इसने जवाब में क्या कहा? फिर कई ख़वातीन इसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। वो एक खातून से बोली, मम्मी जान आप रुक क्यों गई? खाती तो रहे। मुमानी जान ने कहा, पहले तुम ये बताओ कि मुक़द्दर ने तुमसे क्या कहा? वो हंसती बड़े फ़ख्र से बोली, इसने कहा, चच्ची जान अगर मैं आपको मम्मी कहूँगा तो आप मेरी सगी मम्मी हो जाएंगी और फिर निम्रा मेरी बहन बन जाएगी, जबकि मैं तो निम्रा से शादी करना चाहता हूँ। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मुझे तो कुछ कहना ही नहीं पड़ा, वो खुलकर खुद ही सब कुछ कह गया। मुमानी जान ने तायद में सर हिला कर कहा, हाँ भाई, इसके बाद कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता। नाज ने चीख कर कहा, कहने के लिए बहुत कुछ रह जाता है, बात कभी ख़त्म नहीं होती, आगे ही बढ़ती है। भाईजान तो भाभी जान तो मिर्च नमक लगाकर झूठ को भी सच बना देती हैं। इन्हें तो स्टोरी राइटर होना चाहिए था। एक बुजुर्ग खातून ने पूछा, क्या स्टोरी राइटर झूठे होते हैं, वो जो झूठ लिखते हैं? तुम क्या जानो कि वो झूठ भी लिखते हैं? तो इसके पीछे ज़िंदगी की सच्चाइयाँ चीखती रहती। पढ़ने वाला समझना चाहे तो इन कहानियों में अपना अक्स देख सकता है। बेगम आफ्ताब ने कहा, नाज ने कभी कहानियाँ पढ़ी हों तो पढ़कर समझना आएगा, ये तो बस हवाओं में उड़ती रहती है। मुक़द्दर हयात ने इसे फूफी जान समझकर 2 मीठी बातें की होंगी, बस इसके बाद इसके पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ रहे हैं। नाज ने कहा, भाईजान ज़मीन तो आपके पाँव से खिसकने वाली है, सारी खुशफहमी ख़त्म हो जाएगी। पता है इसने फ़ोन पर मेरी आवाज़ सुनकर कहा कि मेरा लहजा बिल्कुल इसके डैडी की तरह है, यानी मेरे भाईजान जैसा। और क्यों ना, भाईजान की आवाज़ लहजा मेरी ही तरह था। बेगम आफ्ताब बोली, तो फिर तुम्हें कहना चाहिए था कि वो तुम्हें फूफी जान ना कहे, डैडी कहा करे। इस बात पर सभी मर्दों ख़वातीन खैके लगाने लगे। नाज ने गुस्से से तमाम हंसने वालों को देखा, फिर पैर पटक कर वहाँ से जाने लगी। दरवाजे पर रुक कर फिर वहाँ से पलट कर चीखते हुए बोली, शट अप, आई लव यू। सब एकदम चुप हो गए। इसने एक एक को देखकर कहा, एक बात तो सभी जानते हैं कि कोई आंखें रख कर अंधा नहीं होता, और अंधा होकर किसी लड़की को सारी ज़िंदगी के लिए पसंद नहीं करता। क्या आप ये मानते हैं? कितने ही मर्दों ख़वातीन ने बारी बारी का, बेशक हर आँख वाला पहले लड़की को देखता है, पसंद करता है, फिर शादी के लिए हाँ करता है। तो फिर पहले से आप लोगों को सोचना चाहिए कि मुक़द्दर हयात ने ना तो मेरी बेटी आसरा को देखा है और ना ही इनकी बेटी निम्रा को। मुक़द्दर ने अगर इनकी बेटी निम्रा के लिए पसंदीदगी ज़ाहिर की है तो मेरी बेटी के लिए भी पसंदीदगी ज़ाहिर की है।
اس نے اس سے بھی آگے بہت کچھ کہا ہے. آپ جانتے ہیں کیا کہا ہے؟ سب اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی. ناز نے کہا اس نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ وہ یہاں آ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ خاندان کی ہی کسی لڑکی سے شادی کرے، اور ہمارے اتنے بڑے خاندان میں صرف میری یا ان کی ہی ایک بیٹی نہیں ہے، آپ سب کی جوان بیٹیاں بھی ہیں اور سب ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. یہ جوان بیٹیوں کے والدین کا خوش کرنے والی بات تھی. سب نے یہی تعریف کی کہ واہ ناز، تم نے تو کیا بات کہی ہے. ویسے جب تک مقدر حیات نے یہ کہا کہ خاندان کی ہی کسی لڑکی سے شادی کرے گا تو پھر اور ہماری بیٹیاں بھی اس کا استقبال کریں گی. ناز نے پوچھا اس نے اگر آپ سے کسی کی بیٹی کو پسند کیا تو آپ دوسروں کی بیٹیوں کا مذاق اڑائیں گی؟ ناز کے ماں باپ ہنسنے لگے. نہیں، ہرگز نہیں. سب نے انکار میں سر ہلایا. وہ بولی تو پھر آپ سب مجھ پر کیوں ہنس رہے ہیں؟ مقدر حیات کے آنے کا انتظار کریں کہ وہ کس کی بیٹی کو شریک حیات بنائے گا، پھر میں دیکھوں گی کہ باقی رہ جانے والی لڑکیوں پر تم میں سے کتنے ہیں جو ہنسیں گے. اس نے کہا ناز نے کہا پھر یہ کہہ کر پلٹ کر چلی گئی. ان سب کے سامنے اتنا چھوڑ دیا کیا مقدر حیات ان میں سے کسی کی بیٹی کو بھی پسند کر سکتا ہے؟ اور وہ تمام خواتین بیگم آفتاب کے پیچھے پڑ گئیں کہ جب مقدر حیات نے آئے تو اس سے تمام رشتہ داروں کو بلوایا جائے اور اس مقصد کے لیے ایک شاندار دعوت کا بھی اہتمام کیا جائے. بیگم آفتاب نے سوچ رکھا تھا کہ مقدر حیات آئے گا تو کسی ہوا نہیں لگنے دے گی. پہلے اپنی بیٹی نمرہ سے رشتہ پکا کرے گی، اس کے بعد رشتہ داروں سے ملوائے گی، پھر تو مقدر حیات بھٹکنے کا اندیشہ نہیں رہے گا. اس نے جم کر فلک ناز کو دل میں گالیاں دی. بس پھر دل میں کہا جب میں اسے خاندان میں بیاہ کر آئی ہوں تب سے یہ نند ہر بات پر میری بات کاٹتی آ رہی ہے، آج بھی کاٹنے کے لیے چال چلی ہے. تمام رشتہ داروں کو یہ کہہ کر بھڑکا دیا ہے کہ مقدر حیات صرف شادی کے لیے آسرا میں دلچسپی نہیں لے رہا ہے، وہ تو اس خاندان کی کسی بھی لڑکی میں دلچسپی لے سکتا ہے، پھر اسے جو بھی پسند آئے گی وہ اسے اپنی شریک حیات بنا سکتا ہے. فلک ناز نے سبھی کی آنکھ میں سہانے خواب سجا دیے تھے. اپنی بھابھی کو انگاروں پر لوٹنے کے لیے چھوڑ دیا تھا. ادھر ڈرائنگ روم میں ڈاکٹر آرزو حشمت نے تحریری بیان لکھ کر اپنے دستخط کیے. ذیشان نے ان کاغذات کو لے کر سرسری سے نگاہ ڈالی، پھر کہا میں تم دونوں کے بیانات کو اپنے پاس چھپا کر رکھوں گا اور تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا، یہ میں وعدہ کر چکا ہوں. لیکن کبھی میری مزاج کے خلاف کوئی حرکت کرو گے تو پھر میں انتقامی کارروائی سے باز نہیں آؤں گا. بیگم تراب نے کہا بیٹے میں وعدہ کرتی ہوں میرا بیٹا کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا، تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گا. تراب علی نے ذیشان سے پوچھا کیا تم دردانہ کو ایسی حرکتوں سے باز نہیں رکھ سکتے؟ میں اسے لگام دینے کی کوشش کروں گا لیکن اس میں وقت لگے گا. میں اسے لگام دینے کی کوشش میں وقت لگے گا کیونکہ وہ بہت ہی خطرناک اور پراسرار شخص کی پناہ میں ہے. وہ شخص بہت ہی وسیع ذریعہ کا مالک ہے. اگر تم اس کے خلاف کارروائی میں دیر کرو گے تو وہ پھر حشمت پر فائرنگ کروا سکتی ہے. فی الحال تو آپ کے بیٹے کو سلامتی کا ایک ہی راستہ ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اس ملک سے چپ چاپ کہیں چلا جائے. جب مجھے دردانہ پر قابو پانے اور بے بس کرنے میں کامیابی ہوگی تو پھر واپس بلائیں گے. یہ معقول مشورہ تھا. فی الحال حشمت کی سلامت اسی میں تھی کہ وہ اچانک کہیں گم ہو جائے. شہباز درانی کے آدمی بھی اسے تلاش نہ کر سکے. ابھی ذیشان حشمت اور تراب علی وغیرہ شہباز درانی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن اتنا سمجھ گئے تھے کہ دردانہ کے پیچھے کوئی زبردست قوت ہے جس سے وہ اتنی بااثر ہو گئی ہے کہ حشمت کی ضمانت حاصل کر لیتی ہے، کبھی پاشا اور کبھی حشمت پر فائرنگ کرواتی ہے اور اس کے خلاف کوئی پولیس کارروائی نہیں ہوتی. ذیشان کے لیے یہ ضروری تھا کہ ایسی مکار عورت سے نمٹنے سے پہلے حشمت کو اس کی پہنچ سے بہت دور کر دے. حشمت نے کہا آپ میری سلامتی کے لیے بہترین مشورہ دے رہے ہیں، گھر جاتے ہی میں اس پر عمل کروں گا. لندن، پیرس، فرینکفرٹ میں ہمارے رشتہ دار اور دوست احباب ہیں، میں وہاں کسی کے پاس چلا جاؤں گا. پھر وہ ڈاکٹر آرزو سے اپنے والدین کے ساتھ وہاں سے چلا گیا.
ड्राइंग रूम में सिर्फ अस्मा, आइनी और उरूज रह गई थी। वो आइनी से बोला, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ, बस मुझे पाशा का इंतज़ार है। एक बार इससे फ़ोन पर रब्ता हो जाए तो मैं तुम्हारी मुश्किल आसान कर दूँगा। आइनी ने पूछा, आप किस तरह मेरी मुश्किल आसान करेंगे? वो सौतेली माँ तो पाशा के पीछे पड़ गई है, इसे इतनी सहूलत भी हासिल नहीं हो रही है कि हमसे फ़ोन के ज़रिए ही रब्ता कर ले। वो बोला, मुझे पाशा के एक फ़ोन का इंतज़ार है, बस एक बार इससे रब्ता हो जाए ज़मीन तो मैं इससे बात करूँगा और इसे ऐसी जगह बाहिफाजत पहुँचा दूँगा जहाँ दुर्दाना और इसके यार और मददगार कभी नहीं पहुँच पाएंगे। भाईजान, खुदा के बाद एक आपका ही सहारा है कि आप ज़रूर पाशा की हिफाजत करेंगे। मेरी बहन लंदन में तुम्हारा कारोबार फैला हुआ है, मुक़द्दर हयात इसका कारोबार को संभाल रहा है। वहाँ रहायशी सहूलत भी है, हम पाशा को वहाँ भेज सकते हैं। उर्ज ने कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इस तरह आइनी भी वहाँ आ सकेगी, वहीं और दोनों का निकाह पढ़वा दिया जाएगा। आइनी ने कहा, मैं ज़रूर जाऊँगी और तू भी मेरे साथ चलेगी। अभी मुझे साथ ले जाने की बात ना कर, पहले तू जाएगी, वहाँ शादी होगी तो हिफाजत से वहाँ रहेगी, फिर बाद में किसी वक्त आ जाऊँगी। किसी वक्त क्यों, अभी मेरे साथ क्यों नहीं जाएगी? इस्मा ने कहा, तुम दोनों पर फिर आपस में लड़ने लगी। हम सब जानते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती, इसलिए उरूज तुम्हें भी आइनी के साथ जाना होगा। यूँ भी हम इसे अकेली यहाँ से जाने नहीं देंगे। दोनों सहेलियों ने एक दूसरे के हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। आइनी की आंखों में फिर से आंसू आ गए। ये तो आगे की प्लानिंग थी। ज़ीशान किसी तरह पाशा को लंदन पहुँचाएगा, इधर से ये दो सहेलियाँ जाएंगी और फिर वहाँ तीनों की मोहब्बतें का मसलस बन जाएगा। लेकिन अभी ये सिर्फ ख्याल ही था। इन दोनों का दूल्हा बनकर आने वाला लापता था। पता ना हो तो ख़त का एक लफ्ज़ भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। वो 2 बरस पहले की बात है। पाशा रोज़गार की तलाश में लाहौर से कराची आया था। कराची में रहायश का मसला था। सोचा था ये मसला हल होने में यहाँ अपने पास बुला लेगा। एक कच्ची आबादी में एक बड़ा सा मकान था। वहाँ पाशा को आर्जी तौर पर रहने के लिए एक कमरा मिल गया था। मालिक मकान ने पाशा से कहा, एक कमरे के 1000 रुपये होंगे। अगर तुम मेरी बेटी को रोज़ाना सुबह कॉलेज ले जाओ, दोपहर को वापस ले आओ तो मैं तुमसे सिर्फ 500 किराया लूँगा। मालिक मकान एक जवान बेटा और एक जवान बेटी थी। बेटा ज़रा सरफिरा था। इसने इलाके में गुंडा और बदमाशों का दादा बनकर रहता था। इसने पाशा से कहा, मैं यारों का यार हूँ और दुश्मनों का दुश्मन। मेरी बहन को सलामती से ले जाना, सलामती से ले आना। कोई गड़बड़ होगी तो तुम टैक्सी चलाने के काबिल नहीं रहोगे। पाशा ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे धमकी ना दो, मैं किसी की रुकावट में नहीं आता, धमकी में नहीं आता। हाँ, दोस्त बनकर रहोगे तो मैं यहाँ रहने के लिए तुम्हारी बहन को कॉलेज ले जाने के लिए तैयार हूँ। वो पाशा से मुसाफा करते हुए बोला, मेरा नाम जलालुद्दीन है, सब मुझे जलाली कहते हैं। मैं देखूंगा कि हम कितने दिन तक दोस्त बनकर रहते हैं। पाशा ने वहाँ 6 माह तक रिहाइश अख्तियार की। सोचता रहा कि आमदनी में इजाफा होगा तो अपनी वालिदा को बुला लेगा। वो जलाल और बहन रुखसाना को सुबह रोज़ टैक्सी में बिठाकर कॉलेज पहुंचाया करता था। दिन के 2 बजे तक इसे वापस ले आता था। कॉलेज में कभी कभी देर सवेर भी हो जाती थी। एक दिन जलाली ने पूछा, तुम कभी रुखसाना को देर से क्यों लाते हो? अपनी बहन से पूछ लो। कभी इसकी प्रैक्टिकल क्लास होती है, कभी कॉलेज में तकरीब होती है, देर हो जाती है। जलाली मुतमईन हो गया। पाशा इस हकीकत से बेखबर था कि रुखसाना का कॉलेज के एक प्रोफेसर से इश्क करती है और वो कॉलेज जाकर 2-4 क्लासें अटेंड करती थी। इसके बाद फिर प्रोफेसर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारती थी। इश्क और मुश्क की खुशबू छुपाए नहीं छुपती, हर सू फैलती चली जाती है।
वो एक दोपहर कॉलेज के सामने टैक्सी लेकर आया, रुखसाना का इंतज़ार करने लगा। एक स्टूडेंट ने हंसते हुए कहा, मियाँ ड्राइवर किसका इंतज़ार कर रहे हो? वो तो रानी वो तो ज़राती हुई से कॉलेज के क्लास लगती है तो उड़ जाती है, जब छुट्टी का दिन होता है तो वापस चली जाती है। आशा ने गुस्से से कहा, ऐसा क्या बकवास कर रहे हो? मेरे दोस्त की बहन है, ये तो मेरी बहन ये मेरी भी बहन है। इसके खिलाफ़ बोलोगे तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मेरा मुंह तोड़ने से पहले अपनी बहन के लक्षण देख लो। मैं गलत हुआ तो मेरा मुंह तो क्या सर भी तोड़ देना। आशा ने इसे छुपती हुई नज़रों से देखा, पूछा, क्या तुम जानती हो वो अभी यहाँ कहाँ? हाँ, जिस दिन प्रोफेसर कॉलेज से छुट्टी करता है तो वो दिन इसके घर चली जाती है। मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा सकता हूँ, क्या मुझे टैक्सी में ले चलोगे? इसने स्टूडेंट्स को अपने साथ टैक्सी में बिठाया, फिर वो कहते हुए पते पर मकान के सामने पहुंच गया। स्टूडेंट ने कहा, प्रोफेसर हामिद की बीवी बच्चे एक कोठी में हैं और ये यहाँ तना रहता है, देखो, और दरवाज़ा बंद है। आशा ने टैक्सी से उतरकर दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से दूसरी दस्तक पर प्रोफेसर की आवाज़ सुनाई दी, कौन है? आशा ने कहा, बाहर आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। पहले बताओ कौन हो और मुझसे मिलना क्यों चाहते हो? ज़्यादा बातें ना करो, अगर तुमने दरवाज़ा ना खोला तो मैं तोड़ कर अंदर आ जाऊँगा। अंदर कुछ देर खामोशी रही, फिर इसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। वो बाहर खड़ा 10 मिनट तक इंतज़ार करता रहा। इसके बाद दरवाज़ा खुला। प्रोफेसर ने गुस्से से पूछा, तुम कौन हो? वो प्रोफेसर को धक्का देते हुए अंदर गया, फिर इधर उधर निगाह दौड़ाने लगा। एक कमरा दिखाई दिया जिसने इसे खोलना चाहा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। इसने दरवाजे पर दस्तक दी, फिर कहा, बाहर आ जाओ। प्रोफेसर ने पीछे से आकर इसे पकड़ते हुए झंझोड़ कर पूछा, ये क्या गुंडागर्दी है? तुम मेरे घर में घुस आए और पुलिस को बुलाऊंगा। तो फिर बुलाओ, मैं भी देखता हूँ पुलिस किसे पकड़ कर ले जाएगी। प्रोफेसर परेशान होकर एक कदम पीछे हट गया। आजी से बोला, देखो, मैं बहुत इज्जतदार आदमी हूँ, तुम कौन हो? इससे पहले कि पाशा जवाब देता, दरवाज़ा खुल गया। इस दरवाजे पर रुखसाना खड़ी हुई थी। इसके लिबास बालों की बेतरतीब बता रही थी कि अभी तक क्या गुल खिलाती रही है। वो नज़रें झुकाकर बोली, पाशा साहब, हामिद साहब का कोई कसूर नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ आई हूँ, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएँ। इसने रुखसाना को सोचती हुई नज़रों से देखा। वो नहीं जानता था कि बात बढ़े और ये लड़की बदनाम हो जाए। वो रुखसाना के साथ चुपचाप बाहर आ गया। टैक्सी के पास आया तो इसके स्टूडेंट ने हंसते हुए कहा, क्यों रुखसाना, मैंने कहा था ना, हम पहले ही दिल जले हैं, हमारा दिल ना जलाओ वरना तुम भी जल जाओगी। फिर वो पाशा से बोला, मियाँ ड्राइवर, इसे समझाओ कि इस बुड्ढे में क्या रखा है, मुझ जैसे जवान से दिल लगाए। पाशा ने इसको गिरेबान से दबोच कर झुंझोड़ कर कहा, कुत्ते के बच्चे, अगर तूने ये बात दूसरी बार कही तो बोलने के काबिल नहीं रहेगा। इसने ये कहकर लड़के को धक्का दिया तो वो दूर जाकर गिर पड़ा। रुखसाना हमेशा की तरह पिछली सीट पर बैठ गई। पाशा ने ड्राइविंग सीट संभाल ली, फिर टैक्सी को स्टार्ट करके वहाँ से घर की तरफ जाने लगा। इसने अखबनुमा आईने में पीछे बैठी हुई रुखसाना को देखा, फिर पूछा, जानती हो अगर जलाली को तुम्हारे बारे में मालूम होगा तो क्या करेगा? इसने सर झुका कर कहा, मैं भाई का गुस्सा अच्छी तरह जानती हूँ, वो मुझे ज़िंदा गाड़ देगा। जब जानती हो तो ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? मैं दिल से मजबूर हूँ। मैं प्रोफेसर हामिद साहब को अपना सब कुछ मान चुकी हूँ। ये तुम्हारा पागलपन है। वो बूढ़ा तकरीबन 50 बरस का होगा और तुम 19 बरस की हो। वो तुमसे उम्र में 2.5 गुना बड़ा है। इश्क नाप तोल कर तो नहीं करता, उम्र का हिसाब नहीं करता। ये मुझे ना समझाओ, तुम भी बदनामी के रास्ते पर चल रही हो। मैं प्लीज़ बहस ना करें, आपसे इल्तिजा करती हूँ, ये बात भाई तक ना पहुँचाएं। लीजिए, यहाँ पर रोक रहा हूँ। कहानी दिलचस्प होते जा रही है, सस्पेंस आते जा रहा है, एक के बाद एक किरदार शामिल होते जा रहे हैं और इसी तरीके से और बहुत दिलचस्प कहानी है, बहुत दिलचस्प नावल है ये। शायद मैं तकरीबन 20 साल पहले, या हो सकता है 20-25 साल पहले ये पूरी कहानी पढ़ चुका हूँ। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को सुनिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।